आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित है और ये रीजनिंग पर आधारित है। रीजनिंग के अंतर्गत आपका जो है वेन आरेख एक आपका सिलेबस रखा गया है, यानी यूं कह सकते हैं मानसिक योग्यता जो सिलेबस है और उसके अंतर्गत आपका जो है आपका वेन आरेख संबंधित जो है ये सिलेबस में इसे निर्धारित किया गया है। साथियों, चाहे जो भी विगत प्रतियोगी परीक्षाएं पुलिस की हुई हैं या सब इंस्पेक्टर की हुई हैं, उनमें आप देखिएगा तो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से जो है आपका पूछा गया है। बस आपको इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। सावधानी पूर्वक ऐसे क्वेश्चन में क्या बारीकियां करनी होती हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, जिसे बस आपको ध्यान में रखना होता है। और ऐसे क्वेश्चन को आपने देखा नहीं कि आप तत्काल लगा दीजिएगा। हालांकि आपकी सुविधा के अनुसार हमने यहाँ 3 प्रश्नों को एक ही वीडियो के अंतर्गत यहाँ हालांकि 3 जो ये प्रश्न हैं ये तीनों पुलिस भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन हम एक ही प्रश्न के अंतर्गत इन तीनों का जवाब आपको देने वाले हैं। साथियों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगी परीक्षा में 4 खेल आयोजित किए गए थे। यह विवरण 4 खेल ABCD में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। साथियों, यहाँ पे वो वेन आरेख बिल्कुल आपके पेपर में ऐसा हूबहू बना रहेगा। बस यहाँ पे जो ये मात्र तीन बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों को मैंने एक साथ ले लिया है। जैसे पहला मात्र एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ देगा खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, इस वेन आरेख का एनालिसिस करके आपको बताना रहता है। दूसरा जो है कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। जो तीसरा है ये काफ़ी यूनिक है, कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिया। शायद कुल कितने छात्रों ने प्रतिभाग किया, ये बहुत ही आसान है, लेकिन सब में थोड़ी, लेकिन ये 2 जो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल थोड़े अलग हटके होते हैं। इनमें जो है कुछ पॉइंटों का यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आपसे गलती होगी। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वेन डायग्राम दिया गया है। आप देख रहे हैं कि 4 खेल आपके A, B, C और D हैं और ये संख्याएं चारों गेमों की इस प्रकार से दी गई हैं, यानी वेन डायग्राम। अब आपसे कह रहा है कि खेल प्रतियोगिता में आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी ये तो क्वेश्चन पहला आसान है, लेकिन इसके बाद वालों में थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ 2 क्वेश्चन आपके और लिए गए हैं। तो साथियों, यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है खेल प्रतियोगिता में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। भाई, खेल प्रतियोगिता में कितने छात्रों ने भाग लिया, यही आपको यहाँ बताना है, आपका टोटल जो है छात्र। तो ये थोड़ा आसान होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका अगर देखा जाए जो 30 छात्र, अगर देखा जाए 30 और 10 और 20 और ये 40, ये बारी बारी संख्या आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ एक एक खेल खेलने वाले लोग हैं। ये 8 दोनों की संख्या को दर्शाएगा, A और C। उसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं 9 इन दोनों गेम को दिखाएगा। 6 जो संख्या छात्रों की है ये दोनों गेम करते होंगे, 5 ये दोनों गेम करते होंगे। यहाँ जो 4 और 3 आप 4 और 7 जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका एक खेल ये हो जा रहा है C वाला, एक खेल हो जा रहा है A वाला और एक खेल आप देख पा रहे हैं कि B वाला, यानी ये 3 गेम वाली संख्या आपकी दी गई है। 3 गेम को करने वाले लोगों की संख्या देखी जाए तो यहाँ 4 और ये 7 दिख रही है। बाकी आप देख रहे हैं जो एक ऐसी संख्या है जो देखा जाए तो ये ऐसे छात्र हैं जो चारों खेलों में प्रतिभाग करते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल छात्रों को पूछेगा तो बस आपको एक सीरियल क्रम से चलना है। जैसे A गेम में आपके 30 लोग हैं, A गेम, फिर आप देख रहे हैं B में आपके 20 हैं, फिर C में आपका 40 है और D में आपका 10 है, यानी ये जो बाहरी नंबर है इनको जोड़ देना है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं 2-2 गेम। अब ये जो 2-2 गेम वाले जो हैं संख्या छात्रों की, इन्हें भी जोड़ देना है, यानी आपका 9 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर आपको 5 जोड़ना रहेगा, फिर आपको 6 जोड़ना रहेगा। फिर 3 गेम वालों को जोड़ दीजिए तो 3 गेम करने वाले आपके 4 हैं और ये 7 छात्र हैं। और फिर इसके बाद जो है आपका चारों गेमों को करने वाला
छात्र मात्र 1 है। इन सभी को जोड़िएगा तो इसका कैलकुलेशन करने पे 140 आएगा, क्योंकि 30 20 50 होगा और यहाँ भी 50 मिलके 100 हो जाएगा। ये जोड़िएगा तो संख्या आपकी जोड़ने पे 40 आएगी। यानी इस तरीके से 140 छात्र कुल जो है इन चारों गेमों में प्रतिभाग कर रहे हैं। जब कुल छात्रों की बात आती है, कभी भी अगर वेन डायग्राम के अंतर्गत जैसे इस तरीके का वेन डायग्राम हो और आपसे टोटल संख्या पूछी जाए, तो बस सभी जो ये नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इन सारे नंबरों को आपको बस जोड़ देना होता है। तो एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई, टोटल। तो ये पहला, और ये देखा जाए तो यूपी 2020 शिफ्ट 1 में ये पूछा गया क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इसी से थोड़ा अलग हटके शिफ्ट 2 में पूछ लिया गया था आपसे। वो ये है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। कितने छात्रों ने वास्तव में, कह रहा है कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया। तो देखिए अब यहाँ एक शब्द लगा है, कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया, यानी 3 खेल में भाग लेने वाले लोगों की वास्तविक संख्या बताना है, यानी सिर्फ 3 गेम में भाग लेने वाले छात्रों की ही संख्या बताना होगा। इसे आप कह सकते हैं सिर्फ 3 जो है आपके खेल, या इसे कहा जा सकता है वास्तव में, यानी कह रहा है कि वास्तव में आपके 3 खेल में प्रतिभाग करने वाले छात्र बताना, यानी प्रतिभाग आपके छात्र। तो वो संख्या क्या होगी? देखिए 3 गेम को करने वाले आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 4 एक ऐसे प्लेस है, ये 4 एक ऐसी संख्या है जो आपका देख रहे हैं कि ए गेम का भी प्रतिनिधित्व कर रही है, बी का भी कर रही है और सी का भी। तो ये तीनों गेमों में भाग लेने वाले जो छात्रों की संख्या है यहाँ पे 4 है, और ये वाली जो 7 संख्या है यह भी तीनों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डी वाला खेल हो गया, डी गेम में भाग लेने वाले, बी गेम में भाग लेने वाले, और आपका यहाँ से देख रहे हैं ए गेम में। तो 3 और 3, तो यहाँ 4 और 3 मिलके 4 और 7 मिलके क्या हो गया? 11। लेकिन अगर यही कह देता कि कम से कम 3 खेलों में भाग लेने वाले, अगर कितने छात्रों ने वास्तव में खेल में प्रतिभाग लिया, कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में प्रतिभाग लिया, तो 3 खेल में प्रतिभाग की बात हो रही है। अगर यह कह देता कम से कम 3 खेलों में प्रतिभाग किया हो, तो कम से कम 3 खेल के साथ कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता था, यानी चारों गेमों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या भी आ जाती। यदि ऐसा पूछता तो वो संख्या 7 4 11 1 12 हो जाती। कब? जब ये शब्द आता कि कम से कम आपका, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार नहीं पूछा, हो सकता है पूछ दे। तो कम से कम 3 खेलों में आपका अगर कहेगा कि प्रतिभागियों की संख्या बताओ आप, ठीक है, प्रतिभागी आपके, तो उसकी संख्या आप कैसे बताइएगा? तो यही ध्यान में रखना है, कम से कम 3 वाले में 4 भी आपका आ जाएगा। चलिए ये चीज़ हो गया। अब हम लोग अगला जो लास्ट में एक प्रश्न और बनता है इस पर, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये बहुत ज़्यादा जो है ध्यान में रखने की जरूरत है, ये काफ़ी यूनिक है। कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिया? अब इस क्वेश्चन में ही यदि इसी प्रश्न में ये पूछ दिया हो, अगर ये न पूछ के, न ये पूछता आपसे, न ये पूछता आपसे, ये पूछ दिया जाता कि कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में प्रतिभाग किया, तो कम से कम 2 खेल में प्रतिभाग करने का मतलब कि 2 में प्रतिभागी आते, यानी 2 गेम में जो प्रतिभाग किया है वह भी आ जाएगा कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब 2 से कम नहीं होगा, 2 से अधिक हो जाएगा। तो इसमें आएंगे 2 गेम में भाग लेने वाले, फिर आपका आ जाएगा 3 खेल वाले प्रतिभागी, यानी 3 खेल प्रतिभागी भी होंगे, और इससे अधिक भी हो सकता है, यानी 4 खेलों के प्रतिभागी आपके, ये चीज। तो आप देख रहे हैं 2 खेलों में भाग लेने वाले कितने लोग हैं? ये 8 ऐसी संख्या है जो 2 गेमों में भाग ले रहे हैं। 8 छात्र 2 गेम ए और सी में भाग ले रहे हैं। अगर 5 की बात करी जाए तो ए और डी में भाग लेने वाले ये 2 गेम, 2 खेलों के प्रतिभागी छात्र आपके यही हैं जो जिनकी संख्या दी गई है 8 5। तो आप क्या करेंगे? पहले 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 6, यानी 9 8 5 6 ये हो गए। कम से कम 2, तो ये क्या है?
ये 2 गेम में भाग लेने वाले, लेकिन कम से कम 2 दिया है तो इसमें अधिक भी आ सकता है। अगर यही क्वेश्चन में होता सिर्फ 2 खेलों में प्रतिभाग करने वाले लोगों की संख्या बताइए, तो सिर्फ 2 खेल में प्रतिभाग लेने वाला अगर पूछता तो बस आपका आंसर होता यही 9 + 8 + 5 + 6। यही चारों को आपको जोड़ते कब, जब पूछता सिर्फ 2 खेल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, सिर्फ 2 का पूछता तब आप ये कर पाते। लेकिन सिर्फ 2 नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कम से कम 2 खेलों में प्रतिभाग लेने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी है। तब आपका ये हो जाएगा 9 धन 8 धन ये। अब इसमें 3 वाला भी होगा, तो 3 खेल में जो प्रतिभाग ले रहे हैं 4 और ये आपके 7, और एक चौथा खेल में भी भाग लेने वाला 1 भी जुटेगा। अगर इन सभी को जोड़िएगा तो आपका 40 आएगा। देखिए 9 8 17 5 22 और 6 28 हो जाएगा, और 28 आप देख रहे हैं, और 28 में आप 4 जोड़ेंगे तो 32, और 32 और 8 जोड़ दीजिएगा तो 40। ये संख्या आपकी 40 आएगी जब कम से कम 2 खेलों में प्रतिभाग करने वाले छात्रों की संख्या पूछा जाएगा तब। तो ये सब बारीकी आपको समझना है। सिर्फ 2 खेलों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पूछेगा तो 9 8 6 5 जोड़ना पड़ेगा, ये बाहरी संख्या, ये जुटेंगे आपस में बस। अगर आपसे कहेगा सिर्फ 4 खेलों को 4 खेल खेलने वाले, तो चारों गेमों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या मात्र 1 है। सिर्फ 3 खेल खेलने वाले या 3 गेम में प्रतिभाग लेने वाले, तो 3 गेम में प्रतिभाग लेने वाले जो छात्र हैं वो 4 और 7, मात्र 4 7 मिलके 11। सभी प्रतिभागियों को पूछेगा तो बस सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। यदि भविष्य में इस टाइप का आएगा तो आप इसी तरीके से ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ अंग्रेजी, हिंदी और मराठी, यहाँ पे आपके 3 जो है भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति हैं और उनका वेन डायग्राम आपका बनाया गया है। यदि बात 8 की जाए तो 8 ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। अगर हम बात 5 7 की करें तो ये हिंदी और मराठी बोलने वाले हैं, और अगर हम बात 5 की करें तो अंग्रेजी और मराठी बोलने वाले। अगर बात 3 की जाए कि तीनों भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या तो क्या होगी, 3। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछ रहा है 2 भाषा बोलने वाले व्यक्ति की संख्या। 2 भाषा बोलने वाले व्यक्ति की संख्या, देखिए 2 भाषा बोलने वाले व्यक्ति की संख्या से मतलब है कि सिर्फ 2 भाषा बोलने वाले। इसे आप यूं भी कह सकते हैं इसका बदला हुआ रूप में कि सिर्फ 2 भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या आपको बतानी है। लेकिन अगर यही कहता कम से कम 2 भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या, तो जब कम से कम 2 भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अगर रहती तो आप ये समझिएगा कि 2 भाषा बोलने वाले लोगों को जोड़ने के बाद आपको तीसरा भी इसमें ऐड करना होता। लेकिन यहाँ कम से कम 2 भाषा बोलने वाले लोगों की बात कर रहा है, तो बस यहाँ 8 और 7 और 5 यही न है 2 भाषा बोलने वाले लोग। देखिए ये अंग्रेजी हिंदी है, ये हिंदी मराठी है, और ये आपके अंग्रेजी और मराठी हैं। तो जैसे ही जोड़िएगा 8 7 15 5 20 आ जाएगा। लेकिन अगर यही कहता कम से कम 2 भाषा बोलने वाले, तो इसमें यह 3 भाषा बोलने वाले भी लोग आ जाते। तो यानी ये जो 3 संख्या यह भी जुड़ जाती, यानी वो 20 हो रहा था तो ये 3 और जुड़ जाते, 23 लोग होते। अगर कहता सिर्फ हिंदी बोलने वाले तो उनकी संख्या 12 होगी, जो ये सिर्फ बाहर दिखाई दे रही है। सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले 10, सिर्फ जो है मराठी 9। अब आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ भी 3 भाषाएं बोली जा रही हैं और इस तरीके से इसका वेन आरेख दिया गया है, तेलुगु, तमिल और अंग्रेजी। कह रहा है उन व्यक्तियों की संख्या जो सिर्फ तमिल और तेलुगु जानते। देखिए हमसे यह पूछा जा रहा है, 2 भाषा की बात नहीं कर रहा है, उन भाषाओं में भी आ गया, सिर्फ जो है भाषाओं की बात कर रहा है। यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया कि भाई सिर्फ तमिल और तेलुगु बोलते हों। तो देखिए तमिल और तेलुगु, देखिए तमिल और तेलुगु यही है, और कह रहा है सिर्फ तमिल और तेलुगु, यानी यही 2 भाषा बोलने वाले होने चाहिए। लेकिन तमिल और तेलुगु, तो इसकी संख्या क्या होगी, यहाँ पे 12 होगी। अगर ऐसा कहता कि कम से कम 2 भाषा बोलने वाले, और यहाँ तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी का नाम नहीं लेता, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ नाम नहीं लिया गया है, बस सिर्फ कह रहा है 2 भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या। जब 2 भाषा की बात किया था तो हम लोगों ने 2 भाषाओं को ले लिया था, उसमें कोई कंडीशन नहीं था। अगर इसी क्वेश्चन में होता कि भाई अंग्रेजी और हिंदी, सिर्फ
अंग्रेजी, सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले लोग, तो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले लोग कितने हो जाते? 8। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा था। तो यही छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सिर्फ तेलुगु और तमिल बोलने वाले लोग, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी? 12। अगर कहता तीनों बोलने वाले तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी, तो उसकी संख्या 9 होती आपकी। या कम से कम 2 भाषा की बात करता तो फिर आप 12 और आपका 19 और 13 और इसमें फिर आपका 9 भी जुड़ता। कम से कम 2 भाषा में तीसरी भाषा भी आ जाएगी आपकी। तो ये ध्यान में रखना है, जब कंडीशन के हिसाब से आपको जो है जानना होता है। तो मैंने पूरा प्रयास किया और इसी टाइप का आपका जो है निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही इस टाइप में हमेशा जो है आपसे पूछा जाएगा। और आगामी जो भी पुलिस की परीक्षा हो रही है उसमें इसका आना तय है। अब एक अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा जो कुछ थोड़ा सा बेन आरेख से जुड़ा होगा, लेकिन कुछ जो भी अलग टाइप के क्वेश्चन छूट गए हैं उसे एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। अगर इसे अच्छा लगे तो अपने साथियों के बीच, अपने लोगों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा जो है मनोबल बढ़ाता है और हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। साथियों, आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।